अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो एस्लो नंबर 3.2.4 है। इस एस्लो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ कर देना है। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब ये है कि दो बॉडीज अगर आपस में कोलाइड कर रही है तो कोलिजन से पहले उन दोनों बॉडीज का मोमेंटम का सम और कोलिजन के बाद उन दोनों बॉडीज के मोमेंटम का सम हमेशा इक्वल होता है। मतलब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का टोटल जो मोमेंटम होता है वो हमेशा आपस में इक्वल होगा, और यही स्टेटमेंट हमने प्रूव कर देना है। अच्छा, इसमें एक आइसोलेटेड सिस्टम लिखा हुआ है। आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली इस तरह का सिस्टम होता है जहाँ पे बॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती हैं, तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स या एयर रेजिस्टेंस, इस तरह की कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती। जस्ट वो बॉडीज एक दूसरे को कोलाइड कर रही होती है और एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होती है। एक्सटर्नल कोई भी फोर्स इनके ऊपर एक्ट नहीं करती है। तो इस तरह का अगर कोई सिस्टम होगा तो हम उसे सिंपली आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अच्छा, इस लॉ का जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि हमने दो बॉडीज को ए एंड बी को सपोज कर देना है, और उन बॉडीज का जो बॉडी ए है उसका मास m1 सपोज कर देना है, बॉडी बी का मास जो है m2 सपोज कर देना है। देन कोलिजन से पहले उन दोनों बॉडीज का कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी को, फॉर एग्जांपल बॉडी ए की बात करें तो कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी u1 है और कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी u2 है। तो इनिशियल मोमेंटम, अगर हम बॉडी ए की बात करें तो उसका इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो मास तो m1 था, कोलिजन से पहले वेलोसिटी u1, इनका जो इनिशियल मोमेंटम होगा बॉडी ए का m1 u1, और कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई u1 से v1 हो गई है, तो उसकी जो फाइनल मोमेंटम होगा वो m1 v1 हो जाएगा। अब इन दोनों मोमेंटम में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद बॉडी ए का जो मोमेंटम में चेंज आया है उसको फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास ये होगा कि m1 v1 माइनस m1 u1 लिखेंगे। और इसी तरह अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करें तो बॉडी ए के लिए तो हम डिवाइड बाय टाइम कर देना है, क्योंकि रेट का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमने मोमेंटम को, चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड बाय डेल्टा टी लिखेंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो कुछ इस तरह से हुआ है कि m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसी तरह हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, प्रीवियस हमने लेक्चर में ये कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा फोर्स के बराबर होता है। तो देयर दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, क्योंकि बॉडी ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात की है तो वो हमेशा इक्वल होगी कि बॉडी ए के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसकी बात करेंगे, तो वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एफ। यहाँ पे माइनस साइन डायरेक्शन के लिए शो किया हुआ है। और इसी तरह अगर हम उसकी बात करें तो टोटल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे माइनस साइन को हमने उस साइड पे लेके जाना है। तो सिंपली यहाँ से जो F माइनस एफ इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाई डेल्टा t है। तो इस माइनस साइन को F के अपोजिट साइड पे मीन्स राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। F इज इक्वल टू माइनस m1 F इज इक्वल टू माइनस m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाई डेल्टा t। इसको हमने इक्वेशन 1 सपोज कर देना, और ये इक्वेशन बेसिकली किसके लिए, बॉडी ए के लिए हमने फाइंड आउट की है। तो इसी तरह हम बॉडी बी के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। तो बॉडी बी के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है उसको कैलकुलेट कर देना। तो बॉडी बी के लिए कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी u2 थी, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी v2 है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सिंपली बॉडी बी के लिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। बॉडी बी के लिए जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है m2, ये है हमारे पास m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइड बाई डेल्टा t। और दिस मस्ट बी, इसके लिए भी यही है कि अगर किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाता है तो वो उस बॉडी के ऊपर जितनी फोर्स एक्ट करती है वो इसके बराबर होगी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो इसीलिए बॉडी बी के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो बॉडी बी पर जो फोर्स अप्लाई होती है उसके बराबर होगी। F इज इक्वल टू m2 v2 माइनस
m2u2 डिवाइड बाई डेल्टा टी बन जाएगा। अब ये हमारे पास बॉडी बी के लिए इक्वेशन 2 निकाल दिया है। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर करवा देना है। जब हम कंपेयर करवाएंगे तो इक्वेशन 1 में भी लेफ्ट साइड पर f था, इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट साइड पर f है, तो f से f कैंसिल हो जाएगा। तो मींस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में हम कुछ इस तरह से कंपेयरिंग करके इक्वल बना देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इधर अगर हम गौर करें तो जो इक्वेशन 1 है उसके राइट साइड पर माइनस था, इसीलिए इक्वेशन यहाँ पे हमने माइनस साइन शो किया हुआ है, जबकि इक्वेशन 2 के राइट साइड पर कोई माइनस नहीं था, इसलिए हम एज इट इज लिखेंगे। अब दोनों इक्वेशन पर जो कंपेयर करके हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके बनाया हुआ है, उसमें दोनों साइड पर डेल्टा टी है अपॉन में, तो डेल्टा टी उधर से भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो माइनस m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2 बन जाएगी। अब यहाँ पे जो ये माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हमने क्या करना है, इक्वेशन के लिए ओपन करके जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं उन सब के लिए अप्लाई कर देना है। तो माइनस को अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो माइनस साइन है वो प्लस में बन जाएगा, प्लस साइन माइनस में बन जाएगा। ब्रैकेट के अंदर m1v1 जो है प्लस में है, तो ये माइनस इसको अप्लाई कर देने पर वो जो टर्म है वो माइनस बन जाएगी, जैसे यहाँ पे ये माइनस बन गई। और उसके साथ वाली जो टर्म है वो ऊपर इधर देखें तो हमारे पास ये यहाँ पर पहले से ही माइनस में है, तो बाहर जो माइनस साइन है वो अप्लाई करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो सो माइनस m1v1 प्लस m2 सॉरी माइनस m1v1 प्लस m1u1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है उनको एक साइड पे करेंगे, तो यहाँ से ये जो माइनस के साथ जो टर्म है इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, और राइट साइड पर जो पहले से माइनस साइन के साथ है उसको हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे। तो दोनों वहां पे भी दोनों प्लस होंगे, यहाँ पे भी दोनों प्लस होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन कुछ राइट लेफ्ट साइड कुछ इस तरह से बन गई है m1u1 प्लस m2u2। अगर हम इसको गौर करें तो यहाँ पे m1u1 जो है इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है फॉर बॉडी ए के लिए, और साथ में m2u2 जो है वो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन फॉर बॉडी बी है। अगर हम इसको गौर करें तो हमारे पास ये हुआ कि कोलिजन से पहले बॉडी ए का मोमेंटम प्लस कोलिजन से पहले बॉडी बी का मोमेंटम, मतलब कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज का इनिशियल मोमेंटम जमा हो रहा है। अब इसी तरह इक्वेशन के राइट साइड की तरफ अगर हम गौर करें तो यहाँ पे कुछ m1v1 है, v1 मतलब कोलिजन के बाद है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई थी कोलिजन के बाद। तो सो m1v1 मींस मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फॉर बॉडी ए, और इसी तरह m2u2 मींस मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फॉर बॉडी बी। तो मतलब इसके राइट साइड पर जो दोनों बॉडीज का मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम है, जबकि लेफ्ट साइड पर जो मोमेंटम है वो दोनों बॉडीज का कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम है। अगर कोलिजन से पहले वाले दोनों मोमेंटम को हम जमा करें तो वो इक्वल हो गया कोलिजन के बाद वाले मोमेंटम का। तो मींस टोटल मोमेंटम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड बी का सम है, मींस टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और इसी तरह राइट साइड की तरफ हम अगर देखें तो ये जो है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दोनों बॉडीज का सॉरी आफ्टर कोलिजन, दोनों बॉडीज का कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो जमा हो चुका है। तो मतलब इस इक्वेशन से हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है वो एक्जैक्टली इक्वल टू कोलिजन के बाद वाला जो मोमेंटम है वो। तो ये हमारा इक्वेशन ये जो हमारा स्टेटमेंट था वो प्रूफ हो चुका है कि कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो एक्जैक्टली इक्वल टू कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है। दस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मींस सिस्टम के अंदर जो बॉडी ए और बी है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू दी फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मींस कोलिजन के बाद वाला जो मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल हो गए। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, इसे हमने प्रूव कर देना था। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए इक्वेशन में तो काइंडली मुझे टेक्स्ट कर देना। और यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू।